हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब के चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, एनसीईआरटी सीरीज चल रही है जिसमें हम कवर करने वाले हैं एनसीईआरटी जियोग्राफी क्लास 11th। आज है बारी चैप्टर 6 की, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं भू आकृति प्रक्रिया के बारे में। आप सभी लोग जानते हैं एनसीईआरटी जियोग्राफी क्लास 11th की चल रही है, जिसमें ऑलरेडी 5 चैप्टर हो चुके हैं। आज है बारी चैप्टर 6 की भू आकृति प्रक्रिया के बारे में। भू आकृति प्रक्रिया के बारे में हम समझेंगे सब। तो उससे पहले, समझने से पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा और सभी अपने दोस्तों में शेयर भी करना होगा। तो जल्दी से फटाफट ये काम कर लीजिए। देन अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं एक धमाकेदार तरीके से, नए अंदाज में और एकदम आसान भाषा में। जैसा कि हमने अभी तक चैप्टर 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, आज है चैप्टर 6 की बारी। तो देखते हैं आज हमें क्या पढ़ना है। हमें पढ़ना है पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। इसके बारे में हम तो पढ़ चुके हैं। इसकी प्रॉपर्टी एवं अन्य आंतरिक संस्तरों का क्रम विकास कैसे हुआ, भू प्रॉपर्टी प्लेट का संचालन किस प्रकार से हुआ एवं कैसा हो रहा है, भूकंप, ज्वालामुखी के प्रकार एवं भू प्रॉपर्टी को निर्मित करने वाले शैलों और खनिजों के विलयन में सूचनाओं की जानकारी के पश्चात अब हम जिस धरातल पर रहते हैं एवं उसके विषय में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अभी तक हमने काफ़ी चीज़ें समझ ली हैं चैप्टर 5 तक। चैप्टर 6 में और चीज़ें समझने वाले हैं, तो उन्हीं सारी चीज़ों को समझने के लिए हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को स्किप करके बिल्कुल ना देखिएगा, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए। इसके लिए आपको वीडियो कंटिन्यू देखना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। अब बात करते हैं धरातल। धरातल असमतल क्यों है। ठीक है, बात करते हैं एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि धरातल असमतल क्यों है। सर्वप्रथम भू प्रॉपर्टी गयात्मक है। सर्वप्रथम भू प्रॉपर्टी गयात्मक है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि यह क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर दिशाओं में संचालित होती रहती है। तो हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है वो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दिशाओं में संचलित होती रहती है। निश्चित तौर पर यह भूतल में वर्तमान गति की अपेक्षा थोड़ी तीव्रतर संचलित होती थी। भू प्रॉपर्टी का निर्माण करने वाले पृथ्वी के भीतर सक्रिय आंतरिक बलों में पाया जाने वाला अंतर ही पृथ्वी का बाह्य सतह के अंतर एक उत्तरदायी है। मूलतः धरातल सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का प्रेषित बाह्य बलों से अनावरत प्रभावित होता रहा है। निश्चित रूप से आंतरिक बल भी अभी भी सक्रिय है। यद्यपि उनकी तीव्रता में अंतर है। इसका तात्पर्य है कि धरातल पृथ्वी मंडल के अंतर्गत उत्पन्न हुए बाह्य बलों एवं पृथ्वी के अंदर उद्भूत आंतरिक बलों से अनवरत प्रभावित होता है तथा यह सर्वदा परिवर्तनशील है। बाह्य बलों को बहिर्जनिक तथा आंतरिक बलों को अंतर्जनिक बल कहा जाता है। बाह्य बलों को बहिर्जनिक बल तथा आंतरिक बलों को अंतर्जनित बल कहते हैं। समझ में आया? बाह्य बलों को क्या कहते हैं? बहिर्जनिक बल। आंतरिक बलों को अंतर्जनिक बल कहेंगे। बहिर्जनिक बलों की क्रियाओं का परिणाम होता है उभरी हुई भू आकृतियों का विघर्षण। ठीक है, जो बहिर्जनिक बलों के क्रियाओं का जो परिणाम होता है वह उभरी हुई भू आकृतियों का विघर्षण तथा बेसिन निम्न क्षेत्रों गर्तों का प्रभाव होता है। धरातल पर अपर्दन के माध्यम से उच्चावच में मध्य अंतर के कम होने को तल संतुलन कहते हैं। उच्चावच के मध्य अंतर के कम होने को तल संतुलन कहते हैं। अंतर्जनित शक्तियां निरंतर धरातल के भाग को ऊपर उठाती हैं। अंतर्जनित शक्तियां निरंतर धरातल के भाग को ऊपर उठाती हैं या उनका निर्माण करती हैं तथा इस प्रकार बहिर्जनिक प्रक्रिया उच्चावच के भिन्नता को सम या बराबर करने में असफल रहती हैं। अतएव भिन्नता तब तक बनी रहती है। क्या होता है? अतएव भिन्नता तब तक बनी रहती है जब तक बहिर्जनिक एवं अंतर्जनिक बलों का विरोधात्मक कार्य चलता रहता है। समानतः अंतर्जनित बल मूल रूप से भू आकृतिक
निर्माण करने वाले बल तथा बहिर्जनिक प्रक्रिया मुख्य रूप से भूमि विघर्षण बल होते हैं। तो क्या होता है? अंतर्जनिक बल मूल रूप से भू आकृति निर्माण करते हैं और बहिर्जनिक प्रक्रिया मुख्य रूप से भूमि विघर्षण बल होती है। भूतल संवेदनशील है। भूतल कैसा है? संवेदनशील है। मानव अपने निर्वाह के लिए इस पर निर्भर रहता है। मानव अपने जीवन निर्वाह के लिए इस पर निर्भर रहता है तथा इसका व्यापक एवं संघनन उपयोग करता है। लगभग सभी जीवों का धरातल पर्यावरण के अनुवाह में योगदान होता है। लगभग सभी जीवों का धरातल पर्यावरण के अनुवाह में योगदान करता है। मनुष्यों में संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया है। मनुष्यों ने संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया है। हमें इनका उपयोग करना चाहिए किंतु भविष्य में जीवन निर्वाह के लिए इसकी पर्याप्त संभावनाएं को बचाए रखना है। धरातल के अधिकांश भाग को बहुत लंबी अवधि में आकार प्राप्त हुआ है। मानव द्वारा इसके उपयोग, दुरुपयोग एवं कुप्रयोग के कारण इसकी संभावना में बहुत तीव्र गति से ह्रास हुआ है। यदि उन प्रक्रियाओं जिन्होंने धरातल को विभिन्न आकार दे रही हैं, उन पदार्थों की प्रकृति से जिनसे यह निर्मित है को समझ लिया जाए तो निश्चित रूप से मानव उपयोग जनित हानिकारक प्रभाव को कम करने में भविष्य के लिए इसके संरक्षण हेतु आवश्यक उपाय किए जा सकते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी तक जो चीज़ें आपको बताई पढ़ के, उसमें क्या भाव निकल रहा है, क्या चीज़ समझ में आ रही है, मैं एक बार फिर से बताती हूँ कि जो भूतल है वह बहुत संवेदनशील है। मानव अपने निर्वाह के लिए इस पर निर्भर है। यानी मानव किस प्रकार से अपने निर्वाह के लिए इस पर निर्भर है? मानव अगर भोजन ग्रहण कर रहा है तो वह इस भूमि पर ही निर्भर है, तभी वह भोजन ग्रहण कर पा रहा है। अगर भूमि नहीं होती तो मानव भोजन किस प्रकार से ग्रहण करता? भूमि नहीं होती तो फसलें नहीं होती तो मानव भोजन नहीं कर पाता और वह जीवित नहीं रह पाता। इसका व्यापक एवं सघन उपयोग करता है। लगभग सभी जीवों को धरातल पर्यावरण अनुवाह में योगदान है। यानी जो धरातल है हमारी, वह सभी जीवों के पर्यावरण अनुवाह में भी योगदान है। सभी जीव लगभग धरातल पर ही रहते हैं। आप और हम अगर हम अपने घर को देखें तो वह भी धरातल पर बना है। तो धरातल नहीं होता तो हमारे घर कहाँ होते, हम कहाँ रहते और किस प्रकार से जीवित रहते। ठीक है। मनुष्यों में संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया है, तो बिल्कुल हमने जो संसाधन मिले हैं हमें, हम उसका बहुत ही दोहन कर रहे हैं और बहुत समय से करते आ रहे हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आज हम जो संसाधन का दोहन कर रहे हैं उन्हें सोच समझ के करना चाहिए ताकि भविष्य के लिए भी कुछ चीज़ें बच सकें। जीवन निर्वाह के लिए इसकी पर्याप्त संभावना को बचाए रखना चाहिए। धरातल का अधिकांश भाग तो बहुत लंबी अवधि में आकार प्राप्त हुआ है। तो धरातल की बात करें तो जो उसका अधिकांश भाग है, एक लंबी अवधि के बाद वह समतल आकार प्राप्त करता है तथा मानव द्वारा इसके उपयोग, दुरुपयोग एवं कुप्रयोग के कारण इसकी संभावना विश्व में बहुत तीव्र गति से ह्रास हो रहा है। यदि उन प्रक्रियाओं जिन्होंने धरातल को विभिन्न आकार दिया है अभी दे रही होती और उन पदार्थों की प्रकृति जिससे यह निर्मित होता है उसको अगर हम समझ लें तो हमारे लिए बहुत उपयोगी होगा कि जो हानिकारक प्रभाव है मानव के द्वारा, उसे हम भविष्य के संरक्षण हेतु हम उस हानिकारक प्रभाव को कम कर सकते हैं। ठीक है। अब जानते हैं भू आकृतिक प्रक्रियाएं। भू आकृतिक प्रक्रियाएं क्या होती हैं? आप भू आकृतिक प्रक्रियाओं के अर्थ को समझना चाहेंगे। धरातल के पदार्थों पर अंतर्जनित एवं बहिर्जनित बलों द्वारा भौतिक दबाव तथा रासायनिक क्रियाओं के कारण भूतल के विन्यास में परिवर्तन को भू आकृतिक प्रक्रियाएं कहते हैं। तो जल्दी से सभी लोग नोट डाउन करिए कि भू आकृतिक प्रक्रियाएं किसे कहते हैं और उसकी परिभाषा को लिखिए। तो किसे कहते हैं? धरातल के
पदार्थ जिन पर अंतर्जनित एवं बहिर्जनित बलों द्वारा भौतिक दबाव तथा रासायनिक क्रियाओं के कारण भूतल के विन्यास में परिवर्तन हुआ है, उस आकृतिक प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? भू आकृतिक प्रक्रियाएं कहते हैं। उस विन्यास में परिवर्तन को क्या कहते हैं? भू आकृतिक प्रक्रियाएं कहते हैं। पटल विरूपण एवं ज्वालामुखीता अंतर्जनित भू आकृतिक प्रक्रिया है। तो ये जल्दी से नोट डाउन करिए, अंतर्जनित भू आकृतिक प्रक्रिया में कौन कौन से आते हैं? पटल विरूपण एवं ज्वालामुखीता अंतर्जनित भू आकृतिक प्रक्रिया में आता है। इससे पहले कि कोई संक्षेप में इकाई में संक्षेप में विवेचित है, अपक्षय, वृहत, क्षरण, अपर्दन एवं निक्षेपण बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाएं हैं। बहिर्जनिक यानी जो बाहरी होता है, तो बाहर से जो भू आकृतिक प्रक्रियाएं होती है वो कौन सी होती हैं? अपर्दन और निक्षेपण। इसका इस अध्याय में विस्तार से विवेचन करेंगे। तो अपर्दन, निक्षेपण, बहिर्जनिक और अंतर्जनिक बलों की हम बहुत विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। प्रकृति के किसी भी बहिर्जनिक तत्व जैसे जल, हिम, वायु, बहिर्जनिक यानी जो बाहर से बल लगाते हैं, ठीक है, जो धरातल के पदार्थों का अधिग्रहण तथा परिवहन करने में सक्षम है, को भू आकृति कारक कहा जाता है। जब प्रकृति के ये तत्व ढाल प्रवणता के कारण गतिशील हो जाते हैं, तो पदार्थों को हटाकर ढाल के सहारे ले जाते हैं और निचले भागों में निक्षेपित कर देते हैं। ठीक है, निचले भागों में क्या करते हैं? निक्षेपित कर देते हैं। भू आकृतिक प्रक्रियाएं तथा भू आकृतिक कारक विशेषकर बहिर्जनिक को यदि स्पष्ट रूप से अलग अलग न कहा जाए तो इन्हें एक ही समझना होगा, क्योंकि ये दोनों एक ही होते हैं। एक प्रक्रिया एक बल होता है जो धरातल के पदार्थ के साथ साथ अनुप्रयुक्त होने के पर प्रभावी हो जाता है। एक कारक एक गतिशील माध्यम जिस जैसे प्रवाहित जल, हिमानी हवा, लहरें एवं धाराएं हैं, जो धरातल के पदार्थ को हटाता है, ले जाता है, निक्षेपित करता है। इस प्रकार प्रवाह युक्त जल, भूमिगत जल, हिमानी हवा, लहरों की जो धाराएं होती हैं इत्यादि को भू आकृतिक कारक कहा जाता है। तो भू आकृतिक कारक किसे कहा जाता है? जल्दी से सभी लोग नोट डाउन करिए कि भू आकृतिक पदार्थ कौन कौन सी चीजें हैं? जो धरातल के पदार्थ को हटाता है, ले जाता है, निक्षेपित करता है। ठीक है, इस प्रकार प्रवाह युक्त जल जो होते हैं, आपकी स्क्रीन पर जो जल दिख रहा है, निक्षेपित प्रवाह युक्त जो जल होते हैं, ठीक है, भूमिगत जल होता है, हिमानी हवा, लहरें, धाराएं, ये भू आकृतिक कारक कहलाते हैं। कैसे? देखिए, अगर आप समुद्र के तट के किनारे होंगे तो आप देख रहे होंगे कि बार बार लहरें तट तक आती हैं फिर वापस जाती हैं। तो इसमें क्या होता है? इस प्रोसेस में तट के किनारे की जो मिट्टी होती है, जो धरातल होता है, वह उन लहरों के कारण मिट्टी आती है और वापस वो लहरें लेके जाती हैं। तो इससे क्या होता है? वहाँ की जो मिट्टी होती है वो कम होती जाती है। तो इसे हम क्या कहेंगे? यह भू आकृति कारक है, यानी वहाँ पर बार बार लहरों के टकराने से एक नई भू आकृति बनती है। यही कारक क्या कहलाते हैं? भू आकृति कारक कहलाते हैं। क्या आप समझते हैं भू आकृतिक कारकों एवं भू आकृतिक प्रक्रियाओं में अंतर करना आवश्यक है? भू आकृतिक कारक और भू आकृतिक प्रक्रियाओं में क्या अंतर है, इसका आप मुझे बताइए। गुरुत्वाकर्षण ढाल के सहारे सभी गतिशील पदार्थों को सक्रिय बनाने वाली दिशात्मक बल होने के साथ साथ धरातल के पदार्थ पर दबाव डालता है। अब गुरुत्वाकर्षण बल की बात करते हैं। तो ढाल के सहारे सभी गतिशील पदार्थों को सक्रिय बनाने वाली दिशात्मक बल होने के साथ साथ ये धरातल के पदार्थ पर दबाव डालता है। अब प्रत्यक्ष गुरुत्वाकर्षण प्रतिबल लहरों एवं ज्वार भाटा जनित धाराओं के क्रियाशील से बनता है। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो चल रहा है आप देखिए, उसमें ध्यान से देखिएगा कि किस प्रकार से जो लहरें हैं वो तट तक बार बार ऊपर उठ रही हैं, फिर वापस जा रही हैं, फिर ऊपर जा रही हैं, फिर वापस जा रही हैं, और जो ज्वार भाटा की जो ऊंचाई है वह बार बार घट बढ़ रही है।
तो फिर से एक बार पढ़ते हैं। ढाल के सहारे सभी गतिशील पदार्थों को सक्रिय बनाने वाली दिशात्मक बल होने के साथ साथ धरातल के पदार्थों पर दबाव डालता है। अप्रत्यक्ष गुरुत्वाकर्षण प्रतिबल लहरों एवं ज्वारभाटा जनित धाराओं को क्रियाशील बनाता है। निसंदेह गुरुत्वाकर्षण एवं ढाल प्रवणता के अभाव में गतिशीलता संभव नहीं, अतः अपरदन, परिवहन एवं निक्षेपण भी नहीं होगा। गुरुत्वाकर्षण एक ऐसा बल है जिसके माध्यम से हम धरातल से संपर्क में रहते हैं। तो सभी लोग साइंस के चैप्टर में गुरुत्वाकर्षण के बारे में जरूर पढ़े होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि मैं गुरुत्वाकर्षण के बारे में फिर से आपको आपका समय बर्बाद करने के लिए फिर से बताऊं। तो सभी लोग गुरुत्वाकर्षण जानते हैं ना, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल एक ऐसा बल होता है जिसके माध्यम से हम धरातल के संपर्क में रहते हैं। किसके संपर्क में रहते हैं? धरातल के संपर्क में रहते हैं। यह वह बल है जो भूतल के सभी पदार्थों के संचलन को प्रारंभ करता है। यह वह बल है जो भूतल के सभी पदार्थों के संचालन को प्रारंभ करता है। सभी संचालन, चाहे वह पृथ्वी के अंदर हो या सतहों पर हो, प्रवणता के कारण ही गठित होते हैं। प्रवणता के कारण ही घटित होते हैं। जैसे ऊंचे स्तर से नीचे स्तर की ओर, उच्च दाब से निम्न दाब क्षेत्र की ओर। ठीक है, तो ये सब कैसे होता है? ये सारी चीजें हमारे गुरुत्वाकर्षण के कारण ही संभव होती हैं। अब अंतर्जनिक प्रक्रियाओं के बारे में बात करें तो अंतर्जनिक प्रक्रियाएं क्या होती हैं? एंडोजेनिक प्रोसेस, पृथ्वी के अंदर से निकलने वाली ऊर्जा भू आकृतिक प्रक्रियाओं के लिए प्रमुख बल स्रोत है। पृथ्वी के अंदर से निकलने वाली जो ऊर्जा होती है वो भू आकृतिक प्रक्रिया के लिए प्रमुख बल स्रोत होती है। पृथ्वी के अंदर की ऊर्जा अधिकांश रेडियोधर्मी क्रिया, घूर्णन एवं ज्वारीय घर्षण तथा पृथ्वी की उत्पत्ति से जुड़ी ऊष्मा द्वारा उत्पन्न होती है। पृथ्वी के अंदर की जो ऊर्जा होती है अधिकांशतः रेडियोधर्मी क्रिया, घूर्णन एवं ज्वारीय घर्षण, पृथ्वी की उत्पत्ति से जुड़ी ऊष्मा द्वारा उत्पन्न होती है। भूतापीय प्रवणता एवं अंदर से निकले ऊष्मा प्रवाह से प्राप्त ऊर्जा पटल विरूपण एवं ज्वालामुखीता को प्रेरित करती है। भूतापीय प्रवणता एवं अंदर से निकले ऊष्मा प्रवाह से प्राप्त ऊर्जा पटल विरूपण एवं ज्वालामुखीता को प्रेरित करती है। भूतापीय प्रवणता एवं अंदर ऊष्मा प्रवाह भूप्रपट्टी की मोटाई एवं दृढ़ता में अंतर के कारण अंतर्जनिक बलों के कार्य समान नहीं होते, अतः विवर्तनिक द्वारा नियंत्रित मूल भूप्रपट्टी की सतह असमतल होता है। ठीक है, फिर से मैं एक बार इस लाइन को पढ़ती हूँ, शायद समझ में नहीं आया होगा। भूतापीय प्रवणता के अंदर की ऊष्मा प्रवाह भूप्रपट्टी की मोटाई एवं दृढ़ता में अंतर के कारण अंतर्जनिक बलों के कार्य असमान नहीं होते। ठीक है, जो अंदर की ओर बल लगते हैं उसे अंतर्जनिक बल कहते हैं, अतः विवर्तनिक द्वारा नियंत्रित मूल भूप्रपट्टी की सतह असमतल होती है। ठीक है, तो ये थी हमारी अंतर्जनिक प्रक्रियाओं के बारे में। अब बात करते हैं पटल विरूपण के बारे में। तो जितने लोग ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से पहले कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए और अपने दोस्तों और छोटे भाई बहनों को जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी ये सारे वीडियो का लाभ मिल सके। पटल विरूपण की बात करते हैं। सभी प्रक्रियाएं जो भूप्रपट्टी को संचालित, उत्थापित और निर्मित करती हैं पटल विरूपण के अंतर्गत आती हैं। तो पटल विरूपण के अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं, जल्दी से सब लोग नोट डाउन करिए। पटल विरूपण के अंदर वह क्रियाएं आती हैं जो भूप्रपट्टी को संचालित, उत्थापित, निर्मित करती हैं, पटल विरूपण के अंतर्गत आती हैं। इनमें निम्नलिखित सम्मिलित है। तीक्ष्ण विलयन के माध्यम से पर्वत निर्माण तथा भूप्रपट्टी की लंबी संकीर्ण पट्टियों को प्रभावित करने वाली परिवर्तनीय प्रक्रिया, धरातल के बड़े भाग के उत्थापन या विकृति में संलग्न महाद्वीपीय संरचना संबंधी प्रक्रियाएं, अपेक्षाकृत छोटे स्थानीय संचालन के कारण उत्पन्न भूकंप, पर्पटीय प्लेट के क्षैतिज संचलन के करने में प्लेट विवर्तनी की भूमिका होती है। पर्पटीय प्लेट के क्षैतिज संचलन करने में प्लेट विवर्तनी की भूमिका होती है। प्लेट विवर्तनी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जल्दी से उस वीडियो को देख लीजिए। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में हमने विस्तृत से चर्चा की थी, तो जल्दी से आप उस वीडियो को देखिए और सारी चीज़ों को समझिए। प्लेट विवर्तनी की प्रक्रिया में भूप्रपट्टी विलयन के रूप में तीव्रता से विकृति हो जाती है। महाद्वीपीय रचना के कारण साधारण विकृति होती है। महाद्वीपीय संरचना के कारण साधारण विकृति होती है।
पर्वतनी पर्वत निर्माण प्रक्रिया है, जबकि महाद्वीपीय संरचना महाद्वीपीय निर्माण प्रक्रिया है। परिवर्तनीय महाद्वीपीय संरचना भूकंप एवं प्लेट विवर्तनी की प्रक्रियाओं से भूपर्पटी में भ्रंश तथा विभाग से होता है। तो जो परिवर्तनीय महाद्वीपीय संरचना होती है, भूकंप एवं प्लेट जब विवर्तनिक क्रिया होती है उस के दौरान यह जो संरचना होती है वह बनती है। इन सभी प्रक्रियाओं के कारण दबाव, आयतन, तापक्रम में परिवर्तन होता है, जिसके कारण शैलों का कायांतरण प्रेरित होता है। तो हमने चैप्टर इसके पहले वाले चैप्टर में शैलों वाले में हमने सारी चीजें पढ़ी थी, किस प्रकार से शैलों में का निर्माण होता है, किस प्रकार से कायांतित शैलें, आग्नेय शैलें और अवसादी शैलों का निर्माण होता है। ज्वालामुखीता के अंतर्गत पिघली हुई शैलों या लावा का भूतल की ओर संचलन एवं अनेक आंतरिक एवं बाह्य ज्वालामुखी स्वरूपों का निर्माण सम्मिलित होता है। तो आपकी स्क्रीन पर जो ज्वालामुखी निकल रही है, देखिए उसमें क्या होता है, बहुत सारी जो शैल होते हैं, लावा होता है, वह ऊपर निकलकर बाहर की ओर निकलकर भूतल की ओर संचलन एवं अनेक आंतरिक एवं बाह्य ज्वालामुखी स्वरूपों का निर्माण सम्मिलित होता है। इस पुस्तक की द्वितीय इकाई के ज्वालामुखी शीर्षक के एवं पिछले अध्याय के आग्नेय शैलें शीर्षक के अंतर्गत ज्वालामुखीता के बहुत से पक्षों का विस्तृत वर्णन किया जा चुका है। ज्वालामुखीता एवं ज्वालामुखी शब्दों में भेद बताइए। चलिए जल्दी से सभी लोग मुझे एक आंसर लिखकर बताइए कि ज्वालामुखीता एवं ज्वालामुखी शब्दों में क्या अंतर है। ठीक है, अब बात करते हैं, अभी तक हमने ये देखा अंतर्जनिक बल, अब बात करते हैं बहिर्जनिक बल प्रक्रियाओं के बारे में। बहिर्जनिक प्रक्रियाएं अपनी ऊर्जा सूर्य द्वारा निर्धारित वायुमंडलीय ऊर्जा एवं अंतर्जनिक शक्तियों से नियंत्रित विवर्तनिक यानी टेक्टोनिक कारकों के उत्पन्न प्रवणता से प्राप्त करती हैं। तो बहिर्जनिक प्रक्रियाएं किस प्रकार से होती हैं? बहिर्जनिक प्रक्रियाएं सूर्य द्वारा निर्धारित वायुमंडलीय ऊर्जा एवं अंतर्जनिक शक्तियों से नियंत्रित विवर्तनिक कारकों से उत्पन्न प्रवणता से प्राप्त होती हैं। क्या आपने कभी सोचा कि ढाल या प्रवणता बहिर्जनिक बलों से नियंत्रित विवर्तनिक कारकों द्वारा निर्मित होते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल ढाल युक्त सतह वाले धरातल पर कार्यरत रहता है। तो गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है वो ढाल युक्त सतह पर कार्यरत रहता है तथा ढाल की दिशा में पदार्थ को संचालित करता है। प्रति इकाई क्षेत्र पर अनुप्रयुक्त बल को प्रतिबल कहते हैं। प्रति इकाई क्षेत्र पर अनुप्रयुक्त बल को प्रतिबल कहते हैं। ठोस पदार्थ में प्रतिबल धक्का एवं खिंचाव से उत्पन्न होता है। ठोस पदार्थ में प्रतिबल धक्का एवं खिंचाव से उत्पन्न होता है। इससे विकृति प्रेरित होती है। धरातल के पदार्थों के सहारे सक्रिय बल अपरूपण प्रतिबल होते हैं। धरातल के पदार्थों के सहारे सक्रिय बल अपरूपण प्रतिबल होते हैं। यही प्रतिबल शैलों एवं धरातल के पदार्थों को तोड़ता है। अपरूपण बल प्रतिबल का परिणाम कोणीय विस्थापन या फिसलन होता है। धरातल के पदार्थ गुरुत्वाकर्षण प्रतिबल के अतिरिक्त आणविक प्रतिबलों से भी प्रभावित होते हैं, जो कई कारकों जैसे तापमान में परिवर्तन, क्रिस्टलन, पिघलन द्वारा उत्पन्न होते हैं। रासायनिक क्रियाएं समानता कणों के बीच बंधन को ढीला करते हैं और विलेय पदार्थों को घुला देते हैं। इस प्रकार धरातल के पदार्थों के पिंड में प्रतिबल का विकास होता है, अपक्षय होता है और बृहद क्षरण, संचलन, अपर्दन एवं निक्षेपण का मूल कारण है। ठीक है, चूंकि धरातल के विभिन्न प्रकार के ज्वालामुखी प्रदेश मिलते हैं, इसलिए बहिर्जनिक भू आकृतियां प्रक्रियाएं भी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भिन्न होती हैं। तापक्रम तथा वर्णन दो प्रमुख महत्वपूर्ण ज्वालवीय तत्व हैं जो विभिन्न प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। सभी बहिर्जनिक भू आकृति प्रक्रियाओं को एक समान शब्दावली अनाच्छादन के अंतर्गत रखा जाता है। सभी बहिर्जनिक भू आकृति प्रक्रियाओं को किस शब्दावली के अंतर्गत रखा जाता है? अनाच्छादन बल के अंतर्गत रखा जाता है। अनाच्छादन का अर्थ होता है निरावृत करना या आवरण हटना। अपक्षय, बृहद संचरण, संचलन, अपर्दन, परिवहन आदि सभी इनमें शामिल होते हैं। ठीक है, अनाच्छादन प्रक्रिया तथा उनमें संबंधित प्रेरक बल को दर्शाता है। इससे यह स्पष्ट होना चाहिए कि प्रत्येक प्रक्रिया के लिए एक विशिष्ट प्रेरक बल या ऊर्जा मुक्त होती है। बहिर्जक भू आवृत्ति प्रक्रियाओं एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के भिन्न होती हैं। जैसे स्पष्ट है कि पृथ्वी के धरातल का तापीय प्रवणता के कारण भिन्न भिन्न जलवायु प्रदेश स्थित होते हैं, जो कि अक्षांशीय, मौसमी एवं जल थल विस्तार से भिन्नता द्वारा उत्पन्न होते हैं।
तापमान एवं वर्षण जलवायु के दो महत्वपूर्ण घटक होते हैं जो विभिन्न भू आकृति प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। वनस्पति का घनत्व, प्रकार एवं वितरण जो मुख्य प्रमुखता वर्षा एवं तापमान पर निर्भर करता है, बहिर्जनक भू आकृति प्रक्रिया कहलाता है। विभिन्न जलवायु प्रदेश में विभिन्न जलवायु तत्वों जैसे ऊंचाई में अंतर, दक्षिणी मुखी ढालों में पूर्व एवं पश्चिमी मुखी ढालों की अपेक्षा अधिक सूर्यताप प्राप्ति के कारण स्थानीय भिन्नता पाई जाती है। पुनश्च वायु का वेग एवं दिशा, वर्षण की मात्रा, इसकी गहनता, वर्षण में वाष्पीकरण में संबंध, तापक्रम की दैनिक श्रेणी, हिमकरण एवं पिघलने की आवृत्ति, तुषार व्यापन की गहराई इत्यादि के अंतर के कारण सभी जलवायु प्रदेश के अंदर भू आकृति प्रक्रियाएं भिन्न भिन्न होती हैं। सभी बहिर्जनक प्रक्रियाओं के पीछे एकमात्र प्रेरक बल क्या होता है? यदि जलवायु कारक समान हो तो बहिर्जनक भू आकृति प्रक्रियाओं के कार्य की गहनता शैलों के प्रकार एवं संरचना पर निर्भर करती है। शैलों में वलन, भ्रंश, संस्तर, पूर्वाभिमुखीकरण, झुकाव, जोड़ों की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति, संस्करण घटक, खनिजों की कठोरता या कोमलता तथा उनकी रासायनिक संवेदनशीलता, परागम्यता, अपरागम्यता इसमें माने गए हैं। तो ये था आपका आज का चैप्टर जिसमें हम थोड़ी सी चीज़ों के बारे में पढ़े हैं। इस नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट पार्ट में इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम थोड़ी से पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। तो तब तक इस चैप्टर को आप एक बार खुद से रीडिंग करिए और फिर चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। अगर समझ में नहीं आती तो एक बार वीडियो को फिर से देखिए और जल्दी से इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और सभी लोग घर पर रिवीजन जरूर करिएगा और रीडिंग जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धमाकेदार तरीके से एक नए अंदाज में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड डे।